Good morning, students. Today I am going to give you the revision video of chapter Principles of Management. Right, students? You have known about the principles of management now. There are two management authors. The very first is Henry Fayol and the second one is Frederick Winslow Taylor. Henry Fayol was given 14 principles of management and F.W. Taylor was given 4 principles and 7 techniques. So let's start the revision, students. The comparison between Henry Fayol and F.W. Taylor. Students, Henry Fayol के जो 14 principles हैं, it is applicable universally, right students, and it is applicable to top level management. Top level management को ध्यान में रख के बनाया गया है, right students. F.W. टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को और प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रख के बनाया गया है. सो लेट्स डिस्कस these two authors view regarding the principles, students. Henry Fayol, the very first concern, it is concerned with management efficiency. जब भी बेटा हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स कंपनी के अंदर लगते हैं तो वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं. विच लेवल मैनेजमेंट? टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट. F.W. Taylor, it is concerned with workers efficiency और lower level management efficiency, right students? Productivity बढ़ाना. Henry Fayol principles are applicable in top level management, whereas F.W. Taylor's principles and techniques are applicable at shop floor level. Shop floor level को हम students lower level management भी कहते हैं. I hope it is very much clear to you, students. Then come to focus. बेटा हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स का फोकस था वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर था, जबकि F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स का जो फोकस था वो प्रोडक्टिविटी को लेकर था, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. और बेटा प्रोडक्टिविटी किस लेवल पर आती है? लोअर लेवल मैनेजमेंट में आती है, राइट. थर्ड इज एप्लीकेबिलिटी. हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. बिजनेस, नॉन बिजनेस, स्कूल्स, क्लब्स, हॉस्पिटल्स, हर जगह हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं. लेकिन F.W. टेलर के 4 प्रिंसिपल्स एंड 7 टेक्निक्स आर अप्लाइड ना specialized situation, right students. Then come to the unity of command. Students, unity of command Henry Fayol में strictly follow होती है, right students, और F.W. टेलर में unity of command follow नहीं होता है, right students. I hope it is very much clear to you, students. Unity of command principle, you know it very well now. Unity of command principle क्या होता है, right students. एक्सप्रेशन, हेनरी फ्योल ने अपने प्रिंसिपल्स का नाम दिया था जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि F.W. टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स का नाम दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स, राइट. हेनरी फ्योल वाज नोन एज द फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अंडर पर्सनैलिटी एंड F.W. टेलर वाज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स. हेनरी फ्योल ने बेटा कंपनीज में जाके देखा था और अपने बेसिस पर, पर्सन एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसने प्रिंसिपल्स बनाए थे. वेदर F.W. टेलर ने एक जगह बैठकर ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके प्रिंसिपल्स बनाए थे. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, स्टूडेंट्स, राइट. सो दीज आर द कंपैरिजन ऑफ हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड F.W. टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज रेलिवेंस ऑफ टेलर प्रिंसिपल्स एंड सिमिलैरिटी, राइट स्टूडेंट्स. इनमें बेटा क्या सिमिलैरिटीज है, राइट. द वेरी फर्स्ट सिमिलैरिटीज इज स्टूडेंट्स इज हियर इज दैट कि बेटा टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट स्टूडेंट्स. टेलर प्रिंसिपल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट. सेकंड है बेटा बोथ इंसिस्ट ऑन कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स. कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स. एम्प्लॉयर्स जो काम दे रहा है, एम्प्लॉयज जो काम ले रहा है, दोनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए. दोनों के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं, राइट. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स हियर इज दैट, यहाँ पर बेटा जी फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, टेलर एंड फ्योल प्रिंसिपल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट स्टूडेंट्स. फर्स्ट पॉइंट है इसमें बोथ इंसिस्ट ऑन कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स. नेक्स्ट है बोथ गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, राइट स्टूडेंट्स. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. दोनों के जो बेटा दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पर पहले ध्यान देते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे बाद में. यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पहले है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में है. और लास्ट में बेटा दीज प्रिंसिपल्स आर यूज ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट. रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं. आई होप द बेसिस आर वेरी मच क्लियर टू यू, स्टूडेंट्स. सो लेट्स डिस्कस द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज propounded बाय हेनरी फ्योल, स्टूडेंट्स. So let's student start the principles of management. The principle of management की बेटा weightage 6 marks है, right students. So what do you mean by the management principles? Students, management principles are the fundamental truth which provide guidelines for managerial decision making and action.
ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, किसी भी कंपनी, फैक्ट्री, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. दे आर नॉट द रूल्स बट दे आर गाइड टू एक्शन. राइट स्टूडेंट्स, they are not the rule, they are the guides to action. Right students, so principles of management are broad and general guidelines for decision making behavior for managers. Right students, they do not provide the ready made solution for each and every problem but they guide the managers. राइट स्टूडेंट्स, उनका काम आसान करने के लिए ये प्रिंसिपल्स कंपनी के अंदर लगाए जाते हैं, कंपनी के अंदर एप्लीकेबल है. राइट स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स, these principles are applicable to different kinds of organizations such as business, hospitals, clubs and educational institutions. Right students, I hope it is very much clear to you students. Now come to the next topic. Next topic is मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स. दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बेटा? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है जबकि प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड है. मतलब मैनेजमेंट की जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, जबकि प्योर साइंस के प्रिंसिपल, फ्रेडरिक मैस्लो टेलर के प्रिंसिपल, दे आर रिजिड. ये आप चेन वाइज लिखेंगे जो 4 प्रिंसिपल्स हैं. नेक्स्ट है बेटा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कीप ऑन चेंज विद द चेंजिंग कंडीशंस वेयर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विद टाइम. राइट स्टूडेंट, सेकंड डिफरेंस दोनों में ये है बेटा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और 4 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स चेंज हो जाते हैं चेंजिंग कंडीशन के साथ, जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दे डू नॉट चेंज विद द चेंजिंग कंडीशंस. राइट स्टूडेंट्स, दे आर रिजिड. नेक्स्ट है बेटा, थर्ड है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डील विद ह्यूमन बिहेवियर and cannot be tested in laboratories whereas principles of pure science can be tested in the laboratories. राइट स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट की जो 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्यूल ने बनाए थे वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है, जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर के 4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो लॉजिक के ऊपर बेस्ड है. राइट स्टूडेंट्स, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. एज यू नो स्टूडेंट्स, हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स और 7 टेक्निक्स दी थी. नाउ द डिफरेंस बिटवीन 14 प्रिंसिपल्स एंड 7 टेक्निक्स. 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल एंड 7 टेक्निक्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर. सेम है स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स 14 फ्लेक्सिबल हैं जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर के 4 प्रिंसिपल्स है वो भी रिजिड है और टेक्निक्स भी रिजिड है. राइट स्टूडेंट्स, and second one is management principles are guidelines for managerial action whereas management techniques are methods involve series of steps to be performed to achieve the goals. Right students, management के 14 principles they guide the manager, they act as guidelines, they do not provide the ready-made solution. जबकि मैनेजमेंट टेक्निक्स है बेटा वो सीरीज ऑफ स्टेप्स में लगती हैं, राइट, इन द लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिससे कि कंपनी की गोल, टारगेट, प्रॉफिट अचीव हो जाए. I hope this is very much clear to you students. Whenever we discuss the techniques of management and the 4 principles of management in the next video, it will be more clear to you. Right students? So let's discuss the 14 principles of Henry Fayol now students. Okay, now here comes the 14 principles of Fayol students. ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, all 14 principles they are not एक साथ नहीं आएंगे एग्जाम में. It is not possible for every principle to come in the exam. These principles are based on case studies. केस स्टडीज के बेस पर ये प्रिंसिपल्स आएंगे. आपको बताना होगा कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है और कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है. इट मीन्स विच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द गिवन केस स्टडी एंड विच प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल और वायलेट इन द गिवन केस स्टडीज. राइट स्टूडेंट्स, ये सारे प्रिंसिपल्स एक साथ नहीं आते हैं, ये केस स्टडी के फॉर्म में आते हैं. और केस स्टडी के फॉर्म में इट मे बी 2 प्रिंसिपल्स इन द केस स्टडी, इट मे बी 3 प्रिंसिपल्स इन अ केस स्टडी. राइट स्टूडेंट्स, ये 1 प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, 2 प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, 3 प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, 4 प्रिंसिपल भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स इन अ केस स्टडी. राइट स्टूडेंट्स, so after reading the case study, the question has asked कि identify the principles of management applicable in the above case study or identify the principles of management which violates in the above case study. Violates मतलब कौन सा principle follow नहीं किया जा रहा है. Right students, we will discuss in the next video when I am giving you the video, I am giving you the explanation of the case studies of principles of management. तब आपको ये clear हो जाएगा. So now we will discuss the principles of management one by one. As you know students, there are 14 principles of management and I have also given you the short key to learn the 14 principles of management. I repeat it again, that UCUSSROIC. I repeat, for learning the 14 principles of management, you have to learn this line, that UCUSSROIC. Right student, these are the key point.
इस सेंटेंस के अंदर की पॉइंट्स है टू लर्न द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ लेट्स डिस्कस द 14 प्रिंसिपल. द वेरी फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क, देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन डिसिप्लिन, देन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordination of individual interest to general interest, remuneration of employees, centralization and decentralization, then order, equity, scalar chain, stability of tenure of personnel, initiative and asperity corps. Right, students? So let's discuss these principles one by one now. Now what do you mean by the term division of work, students? Division of work principle ये कहता है बेटा, according to this principle the work are to be divided and subdivided into small parts. Because in any company, factory, firm, organization, the entire work cannot be done by a single individual. Right, students? So the work are to be divided and subdivided into different parts. Right, students? As I give you the example of bank. Right? बैंक में मैंने आपको एग्जांपल दिया था. देयर आर डिफरेंट काउंटर्स इन अ बैंक. व्हेन यू आर एंटर्ड इन अ बैंक, वहां पर बेटा कैश काउंटर अलग है, रिसीविंग का, पेमेंट का काउंटर अलग है, लोन सेक्शन अलग है, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट सेक्शन अलग है, लेकिन वो सारा काम बैंक में होता है. आई हैव गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ अ शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. एक कंपनी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है बेटा. पैकिंग अलग होती है, कॉलर अलग बनते हैं, कटिंग अलग होती है, स्टिचिंग अलग होती है, आयरनिंग अलग होती है. राइट स्टूडेंट्स? सो बिकॉज द एंटायर वर्क कैन नॉट बी डन बाय वन इंडिविजुअल. Right, students? So according to this principle, the whole work must be divided into small tasks or units, and these units of work should be assigned to one person according to the capability, qualification, experience of the person. Now this is supposed to be the key point, students, that work are to be divided according to the capability, qualification and experience of a person. Right, student? For example, a bank involves several operations like collection of cash, payments, issue of checks, books. All these activities are performed by different person in a bank in different counters. Right, students? इससे क्या होता है स्टूडेंट्स किसी भी कंपनी के अंदर? इट improves their efficiency and make them specialized in their fields. I hope it is very much clear to you, students. It improves the efficiency of employees and workers and make them specialized in their respective fields. Now what are the advantages or consequences? स्टूडेंट्स एडवांटेजेस आप याद कर लेंगे. राइट स्टूडेंट? तो कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप हो जाएंगी. राइट स्टूडेंट्स? एडवांटेज का जो उल्टा होगा वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगी. एडवांटेजेस मतलब व्हेनेवर दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाई, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा. और कॉन्सिक्वेंसेस का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि व्हेनेवर दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट अप्लाइड, तो बेटा उसका इफेक्ट क्या होगा, वॉयलेशन क्या होगा. राइट स्टूडेंट्स? एडवांटेज और पॉजिटिव इफेक्ट मीन्स कि ये प्रिंसिपल अगर कंपनी में लगाया जाता है, अगर हम फैक्ट्री में लगाए, कंपनी में लगाए, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा. और कॉन्सिक्वेंसेस और वॉल्यूशन मीन्स अगर ये प्रिंसिपल्स कंपनी के अंदर नहीं लगेगा तो फिर कंपनी, फैक्ट्री, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से सफर करेगी. सो द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, इट सिंप्लीफाइज द वर्क एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज. राइट? कॉन्सिक्वेंसेस और वॉल्यूशन क्या होगा? देयर विल बी लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, efficiency of work will suffer. I hope students advantage and consequences are very much clear to you. This you have to learn. Now come to the next principle. The next principle is students authority and responsibility. Now students, what do you mean by the term authority and responsibility? Authority means power, responsibility means duty. आप जिसको power देते हैं उसकी responsibility, duty बन जाती है उस काम को करने के लिए. He is responsible and accountable for his work. जो भी उसको authority दी गई है. So according to this principle, the authority and responsibility must go hand in hand. There must be a proper balance between authority and responsibility. So let's discuss, students. According to this principle, there should be a proper balance between authority and responsibility. Authority is the right to give orders to subordinates, मतलब अपनी पावर देना, and responsibility is the duty which a subordinate is expected to perform. यानी कि जिस भी काम की आपको अथॉरिटी मिली हुई है उस काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हैं. So authority and responsibility goes hand in hand. Example, if a foreman is given responsibility to produce 50 units per day, then he must be given proper authority to achieve his targets. प्रॉपर टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स को मिलना चाहिए. अगर आपने उसको प्रॉपर टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल नहीं दिया और उससे कहा आपने कि 50 यूनिट्स बनाइए, तो कहां से बनाएगा. राइट? इफ यू आर नॉट गिविंग द नेसेसरी अथॉरिटी देन ही इज नॉट बीन अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल, और वो ब्लेम नहीं होगा. इफ ही इज नॉट गिवन अथॉरिटी to use raw material from the store, then he cannot be blamed. I hope this is very much clear to you, students. Now come to the next part.
Next part is students, what are the advantages or positive effect, right? No misuse of authority, right? Helps in performing duties on time without any delay. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन क्या होगा? अगर ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कंपनी के अंदर यूज नहीं होगा तो क्या होगा? वायलेशन क्या होगा? इफ अथॉरिटी इज लेस, द सबऑर्डिनेट्स विल नॉट बी able to perform his duties well or blamed. Misuse of authority due to excess authority. Right, students? I hope this is very much clear to you. Now come to the next principle, students. The next principle, students, is discipline. This is supposed to be the important principle, students. Discipline का मतलब क्या होता है बेटा? Smooth running of a business requires discipline. राइट, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसिप्लिन में होगा तो मिडिल लेवल अपने आप डिसिप्लिन में होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसिप्लिन में होगा तो लोअर लेवल अपने आप डिसिप्लिन में होगा. डिसिप्लिन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, और कुछ जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है, देयर मस्ट बी जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज आर देयर. सो इट रेफर्स टू जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज नेसेसरी फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स. क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट रिगार्डिंग रूल्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज आर देयर अगर कोई भी कंपनी में डिसिप्लिन तोड़ता है. इसका बेटा एडवांटेजेस क्या होंगे? स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द बिजनेस, better relation between management and employees. If there is discipline, then there must be a better relationship between management and employees. Students, what are the consequences if there is no discipline in the organization? Then first is unsuccessful work performance हो जाएगी, unhealthy relation between management and workers. I hope this is very much clear to you, students. Now come to the next one. Next one is unity of command. Now students, before starting this principle, I will show you the diagram. Right, students, पहले आप diagram देखिए. Right, the very first diagram is presence of unity of command, and the next diagram is lack of unity of command. Just see the diagram carefully, students. यहाँ पर देखिए, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर कमांड देने वाला, काम देने वाला एक ही सुपीरियर है फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर, और सेकंड वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो एक सबऑर्डिनेट के ऊपर कमांड देने वाले दो सुपीरियर होते हैं. तो दिस इज लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. बेटा पहले वाले डायग्राम में यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है क्योंकि एक ही टाइम में एक ही सुपीरियर एक ही सबऑर्डिनेट को काम दे रहा है, लेकिन सेकंड वाले के अंदर बेटा दो सुपीरियर एक ही टाइम में, आई रिपीट, दो सुपीरियर एक ही टाइम में काम दे रहे हैं. अंडर दो सर्कमस्टांसेस द सबऑर्डिनेट विल गेट कंफ्यूज कि मैं किसका काम पहले करूं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सुपीरियर 1 इज अ सेल्स मैनेजर एंड सुपीरियर 2 इज अ प्रोडक्शन मैनेजर. सेल्स मैनेजर उसी एम्प्लॉय से कह रहा है, सबऑर्डिनेट से कह रहा है कि गुड्स फास्ट बनाइए, और जो सुपीरियर टू प्रोडक्शन मैनेजर है वो उसी एम्प्लॉय से कह रहा है कि गुड्स थोड़ा धीरे बनाइए. अब here the subordinates will get confused that whose order must be executed first, right? So there is a lack of unity of command or multiplicity of unity of command. Right, students? So let's discuss the meaning, students. According to this principle, an employee should receive orders from one boss only. If he is receiving orders from more than one boss, then he will get confused and will not be able to understand then whose obvious must be carried first. Right, students? And I give you the examples, student, also, right? So what are the advantages or positive effect, student? No confusion in the mind of employees when this principle are followed. Better performance as subordinates receive order from one superior only. अब consequences क्या होंगे अगर ये प्रिंसिपल नहीं लगेगा तो कंपनी में क्या होगा? डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज, किसका काम पहले करें किसका काम बाद में करें. I hope this is very much clear to you. Now come to the next one. The next one is, students, is unity of direction. Now see the diagram first, students. This is what? Unity of direction. देखिए students, the very first is presence of unity of direction. Now it means कि top level management, middle level management, lower level management तीनों एक ही direction में काम कर रहे हैं. नेक्स्ट अगर आप डायग्राम देखें, देयर इज लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है. इन द फर्स्ट डायग्राम देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इन द सेकंड डायग्राम देयर इज लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. राइट, स्टूडेंट्स? सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ कम टू द theory part of unity of direction, students. According to this principle, the efforts of all the members and employees of the organization must be directed towards one direction, that is the achievement of common goals. It means one unit, one head, one plan. One unit, one head, one plan. This principle leads to coordination. It ensures unity of action and avoid unnecessary duplication of efforts. Right, students? Example clear here, students. इसमें now come to the positive effect and the negative effect, students. Advantage of positive effect and negative effect. Advantages, students, ये है achievement of organizational goals whenever this principle is applied. Facilitates coordination.
कॉन्सिक्वेंसेज स्टूडेंट्स ये होगा, देयर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। यहाँ पे बेटा वन हेड वन प्लान वन डायरेक्शन में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। सपोजिंग योर कंपनी इज प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक्स एंड लेदर गुड्स, तो बेटा कॉस्मेटिक्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो अलग होंगे, देयर मस्ट बी सेपरेट प्लान ऑफ एक्शन फॉर ईच डिपार्टमेंट, और लेदर गुड्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स और लाइन ऑफ एक्शन है वो सब अलग होंगे, राइट स्टूडेंट्स। Now come to the next principle. The next principle is subordination of individual interest to general interest. Now what according to this principle students, कंपनी के एम्प्लॉयज को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कंपनीज इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट मस्ट बी रिगार्डेड एज सुप्रीम मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ one company who is going to face a financial crisis, right students, and employees of that company is demanding more wages and salaries. It is not possible for a company to increase the wages and salaries or more wages giving to the employees, right students। तो एम्प्लॉयज को पहले कंपनी को फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, कंपनी को इससे बाहर निकालना चाहिए, फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी से कंपनी को टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचाना चाहिए, और तब डिमांड करनी चाहिए ज्यादा वेजेस और सैलरीज, राइट स्टूडेंट। पर्सनल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कंपनी का कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट स्टूडेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट एक ही कॉमन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करे, दैट इज कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, राइट स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल बेटा इसके एडवांटेजेस देखिए बेटा, व्हाट आर द एडवांटेजेस। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बेटा। द नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और बेटा अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे द फर्म विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल और एम्प्लॉयज विल सफर इन लॉन्ग रन। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन मतलब वेजेस और सैलरीज देना टाइम टू टाइम, राइट स्टूडेंट्स। अगर कंपनी में मैनेजमेंट अपनी वर्कर्स एम्प्लॉयज को या लोअर लेवल मैनेजमेंट को टाइम पर वेजेस और सैलरीज नहीं देगा तो बेटा कंपनी के एम्प्लॉय डिसलॉयल हो जाएंगे, वो ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे और कंपनी का गोल टारगेट प्रॉफिट सफर करेगा और कंपनी लॉन्ग रन में सफर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एंटायर प्रॉफिट शुड नॉट बी गो टू द शेयर होल्डर्स और द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वर्कर्स एम्प्लॉयज in the form of wages, salaries or at reasonable basis, right students। so this is the principle of remuneration of employees। so let's discuss the students advantages। students क्या है इसके, अगर इसमें बेटा दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, अगर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रिंसिपल अप्लाई होता है तो स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी, और बेटा गुड रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। और बेटा अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर और डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज among workers, right students। I hope this is very much clear to you। now come to the next principle student, centralization and decentralization। centralization मतलब बेटा power remains with top level management and decentralization power has to be distributed in all the levels of management, right students। centralization means power in the top level management, decentralization power has to be distributed in all the levels of management। किसी भी स्मॉल कंपनी के अंदर बेटा सेंट्रलाइजेशन होता है, लेकिन बड़ी कंपनीज के अंदर सेंट्रलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द एंटायर वर्क कैन नॉट बी डन बाय वन डिपार्टमेंट और बाय वन ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट, right student। in a big company, so in a big organization or in a big factory there is a scope of decentralization, right student। distribution of authority at each and every level of management, that is top level management, middle level management and lower level management, right students। let's take an example। जो बेटा setting up of goals, plans and policies है, किसका काम है, top level management का, तो centralized authority हो गई, right students। लेकिन उसको फॉलो करने का काम किसका होता है, तीनों लेवल का होता है, टॉप का भी होता है, मिडिल का भी होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का भी होता है। सो दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। मेकिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रलाइजेशन, और उसको बेटा जी फॉलो करना तीनों लेवल का काम होता है, तो इट इज अ पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, राइट स्टूडेंट्स। व्हाट आर द एडवांटेज और पॉजिटिव इफेक्ट जब ये प्रिंसिपल लगेगा, बेटर एंड क्विक डिसीजन, फास्ट डिसीजन एट लोअर लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा बेटा, स्लो डिसीजन मेकिंग इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, लोग बाग अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ कम टू द अनदर वन इज स्केलर चेन। सबसे पहले बेटा लेट्स सी द डायग्राम ऑफ अ स्केलर चेन, राइट स्टूडेंट्स। स्केलर चेन सर्व्स एज अ चेन ऑफ कमांड एज वेल एज चेन ऑफ कम्युनिकेशन,
राइट स्टूडेंट, इफ एफ वांट टू कम्युनिकेट विथ पी, तो एफ बेटा एक पाथ फॉलो करेगा, दैट इज ई डी सी बी ए एल एम एन ओ, देन कॉन्टैक्ट टू पी. सिमिलरली बेटा अगर पी को एफ से बात करनी है, राइट स्टूडेंट, देन पाथ फॉलो होगा पी ओ एन एम एल ए बी सी डी ई एंड देन गो टू एफ. क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन नहीं होता है. स्केलर चेन सर्व्स एज चेन ऑफ कमांड एज वेल एज चेन ऑफ कम्युनिकेशन. राइट स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर चैनल को फेस करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करना पड़ता है इन अ कंपनीज, फैक्ट्री, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन. सिमिलरली बेटा लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. अगर डी को देखिए एन से बात करनी है, देन डी हैज टू गो टू डी, सी से पूछेगा, देन बी, डी टेक्स द परमिशन ऑफ सी, देन बी, देन ए, देन एल, देन एम एंड गोज टू एन. राइट स्टूडेंट्स, सिमिलरली एन को अगर डी से कम्युनिकेशन करना है, देन एन टेक्स द परमिशन ऑफ एम, एल, देन ए, देन बी, देन सी एंड गोज टू डी. राइट स्टूडेंट्स, क्रॉस वायर कम्युनिकेशन इसमें पॉसिबल नहीं है. दिस इज नोन एज स्केलर चेन. राइट स्टूडेंट्स, स्केलर चेन सर्व्स एज चेन ऑफ कमांड एज वेल एज चेन ऑफ कम्युनिकेशन. Right students, I hope this is very much clear to you. So this is the principle of scalar chain. The principle of scalar chain suggests that communication from top to bottom should follow the official line of command. It means superior subordinate relationship and authority of superiors in relation to subordinates at various levels. Right students, I hope this is very much clear to you. Now come to the another one students, gangplank. Gangplank बेटा scalar chain का ही part है, ध्यान रखिएगा. आई शो द डायग्राम फर्स्ट. बेटा स्केलर चाहे पूछा जाए ना पूछा जाए, स्केलर चेन के साथ आपको गैंग प्लान बनाना पड़ेगा. सेम डायग्राम है, बस कुछ चेंजेस जरा देखेंगे बेटा. इफ ई वांट्स टू कम्युनिकेट विद ओ, ई कैन कम्युनिकेट ओ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इन केस ऑफ इमरजेंसी. गैंग प्लैंक्स अलाउ टू इंडिविजुअल एट द सेम लेवल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट आस्किंग देयर सुपीरियर इन केस ऑफ इमरजेंसी. सिमिलरली बेटा अगर ओ को ई से बात करनी है तो ओ भी ई से बात कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, डायरेक्टली बात हो सकती है. Gangplanks allow two individuals at the same level to communicate directly with each other without asking their superior. I hope this is very much clear to you. So this is supposed to be the gangplank. It is a shorter route and has provided so that communication is not delayed. Gangplank enables two subordinates or employees at the same level to communicate directly with each other on urgent matters. लेकिन बेटा एक बार बात करने के बाद they have to give the report to their senior. राइट स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर डी को एन से बात करनी है तो डी एन से बात कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी गैंगप्लैंक के थ्रू, लेकिन डी को सी को बतानी पड़ेगी कि मैंने एन से क्या बात करी है. सिमिलरली अगर एन को डी से बात करनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन डी से बात कर सकता है. ऑफकोर्स नो क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन देयर इज. और बेटा एन देन कम्युनिकेट विद एम, अपने बॉस को बताएगा कि हमने इमरजेंसी में ये डिसीजन लिया था. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ गैंगप्लैंक? स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, no communication gap in the organization if the scalar chain or gangplank is followed. Adverse effect क्या होगा students? Communication gap in the organization and authority responsibility will not be clear. I hope it is very much clear to students. Now come to the next principle, order. बेटा एक होता है material order, एक होता है social order. A place for everything and everything in its place. This is known as material order. एक होता है social order, a place for everyone and everyone in its right place. This is known as social order. मटेरियल ऑर्डर क्या कहता है स्टूडेंट्स? मटेरियल ऑर्डर कहता है कि अगर आपको सेल्स रिलेटेड कोई फाइल चेक करनी है देन गो टू सेल्स डिपार्टमेंट. फाइनेंस रिलेटेड कोई डेटा, अकाउंट्स रिलेटेड कोई डेटा चेक करना है तो गो टू फाइनेंस डिपार्टमेंट. आपको सेल्स मैनेजर से मिलना है, कहाँ मिलेगा वो? सेल्स डिपार्टमेंट में. आपको फाइनेंस मैनेजर से मिलना है, कहाँ मिलेगा आपको? फाइनेंस डिपार्टमेंट में. A place for everyone and everyone in its right place. A place for everything and everything in its right place. This is known as order. And students, now come to the advantage or positive effects. Students, advantage है बेटा, अगर order principle follow होगा तो smooth and systematic working of organization. No wastage of time in search of man and material. Adverse effect क्या होगा अगर ये principle follow नहीं हुआ students? Wastage of time and energy in search of man and material, of lack of discipline in the organization. Now come to the another principle students. Another principle is equity. Equity means treated equally, no partiality. There must be equal treatment for all students. Right student, कोई partiality नहीं होनी चाहिए. There must be equal treatment for all students. Right? According to Fuel, employees made to be put in best only when they are given kind, fair or just treatment. Suppose करिए बेटा एक सुपरवाइजर है, उसके नीचे दो वर्कर काम कर रहे हैं, दोनों को 10 गुड्स बनाने के लिए दिए हैं. एक ने 10 गुड्स बनाए, एक ने 8 गुड्स बनाए. सुपरवाइजर ने 10 गुड्स जिसने बनाए थे उसको 10 के हिसाब से पेमेंट कर दी और जिसने 8 गुड्स बनाए थे उसको भी 10 के हिसाब से पेमेंट कर दी. नाउ दिस इज पार्शियलिटी,
क्योंकि वो सुपरवाइजर का रिलेटिव था या फ्रेंड था, उसको 10 के हिसाब से पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी, उसको 8 यूनिट्स के हिसाब से पेमेंट करनी चाहिए थी. सो देयर मस्ट नॉट बी पार्शियलिटी, देयर मस्ट बी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल इन द ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स टेक द एडवांटेजेस स्टूडेंट्स. एडवांटेज क्या है? व्हेनेवर ऑर्डर प्रिंसिपल इज फॉलोड, healthy relation between employers and employees or employees get satisfied. Adverse effect क्या होगा स्टूडेंट? अनहेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज. अगर इक्विटी फॉलो नहीं हुआ और स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज विल गेट सफर्ड. आई होप स्टूडेंट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रिंसिपल. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. राइट स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? अ पर्सन शुड नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन फ्रीक्वेंटली. अगर जल्दी जल्दी वो मूव करेंगे अपनी पोजीशन से तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे और ढंग से काम नहीं सीख पाएंगे. इसी वजह से बेटा उनका रिजल्ट ठीक से नहीं आ पाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को राइट एक पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए. Right students, so according to this principle, employees should not be moved from their position frequently. The period of service in a position should be fixed. There should be given reasonable time to show result. There should not be frequent termination and transfer. अगर टर्मिनेशन और ट्रांसफर होगा स्टूडेंट्स तो कंपनी के प्रोडक्टिविटी पर भी फर्क पड़ता है. राइट स्टूडेंट्स, और कंपनी की वर्किंग कंडीशन पर भी फर्क पड़ता है. Now what are the advantages? No wastage of time and resources whenever this principle is followed. Increase in the efficiency of employer due to filling of job security. एडवर्स इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग द न्यू जॉब और फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज. अगर ये प्रिंसिपल नहीं लगा, क्योंकि बेटा ट्रेनिंग देनी पड़ती है, एम्प्लॉयज को काम सिखाना पड़ता है, काम बताना पड़ता है. सो देयर मस्ट बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. राइट स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ द एग्जांपल ऑफ this principle is, if a new employee is appointed, then employee must be given time to keep itself adjusted to the new environment and working conditions. न्यू एनवायरमेंट और वर्किंग कंडीशंस उसको पता होनी चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए जिससे कि वो काम सीख पाए, काम समझ पाए, काम कर पाए. देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन. राइट स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू.